जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अजीत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। कल रात को मैंने और साहिल भाई ने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया, पर पता नहीं यूट्यूब में ऐसा क्या एल्गोरिदम है भाई, ऐसा कौन सा कीवर्ड उनको मिल जाता है कि वो मेरे वीडियोस को अनावश्यक ऐसे खाम खा जो है वो एड रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। तो साहब वो वीडियो बहुत अच्छा वीडियो है। वो सेल्फ डेवलपमेंट पे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत मोटिवेशनल वीडियो है। पर वो फिर चूंकि अब एड रिस्ट्रिक्शंस आ गए थे तो हमने फिर उसको जो है वो ओनली मी नहीं, ओनली फॉर मेंबर्स करके जो है ना वो मेंबर्स वाली प्लेलिस्ट में डाल दिया है। आप उसे वहाँ देख सकते हैं मेरे चैनल की को ज्वाइन करके। और कल एक और खबर पंजाब में चल रही थी कि पंजाब में जो है वो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अपने भगवंत मान साहब ने जो है निर्णय लिया है कि स्कूलों को इस साल फीस नहीं बढ़ाने देंगे और किताब और यूनिफॉर्म वगैरह स्कूल प्रोमाइसेस से नहीं बेचेंगे। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत सालों से चल रहा है। और वो अनिल कपूर की फिल्म आई थी ना नायक, उसमें ऐसा ही था कि एक आदमी जो है 24 घंटे के लिए चीफ मिनिस्टर बन जाता है और वो 24 घंटे में ही ऐसे डिसीजंस लेने लगता है और पब्लिक को लगता है कि बस ये 24 घंटे में ही जो है सब कुछ ठीक कर देगा। इनफैक्ट होता क्या है कि पब्लिक जो है ना वो एक मृग मरीचिका में जीती है, वो यूटोपियन वर्ल्ड होता है कि सबको जैसे बस एक जादू की छड़ी है उसको घुमा देने से सब ठीक हो जाएगा। और जबकि हमने ये देखा है कि ये इस तरह के हेल्पलाइन का नंबर दे देने से करप्शन दूर हो जाएगा, ये ऐसे करप्शन दूर नहीं हुआ करते, बल्कि करप्शन का रेट बढ़ जाता है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। दिल्ली में जो डीडीए के फ्लैट्स होते हैं वो उनके ऊपर छत पे ना, जो सबसे टॉप फ्लोर का जो रहने वाला मालिक होता है, फ्लैट का मालिक, वो टॉप फ्लोर पे एक कमरा बना लेता है, एक दो कमरे, उसके भाई एक एक्स्ट्रा कमरा उसके घर में हो जाता है, छत उसकी होती है ना इसलिए। तो पहले पुराने जमाने में ये होता था कि अगर आपको ऊपर कमरा बनाना है तो डीडीए और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस के मिला के 50,000 की रिश्वत होती थी। तो फिर दुनिया के सृष्टि के सबसे एकमात्र ईमानदार और सृष्टि के सबसे ईमानदार केजरीवाल जी की सरकार आ गई और केजरीवाल जी ने कहा कि साहब अपने पास तो साहब जादू की छड़ी है, हम तो ऐसे ऐसे जादू की छड़ी घुमाएंगे और देश से करप्शन दूर हो जाएगा। तो उन्होंने बोल दिया और हमारी तो सब दुनिया की सबसे ईमानदार सरकार है। तो मैं एक महिला को जानता हूं, उन्होंने अपने घर पे जो है ऊपर छत पे कमरा बनवाना था और अचानक वो कमरे का निर्माण रुक गया। तो मैंने पूछा भैया क्यों ऊपर वाला आपका कमरे का निर्माण रुक गया? तो उन्होंने बोला जी सृष्टि की सबसे ईमानदार आदमी की सबसे ईमानदार सरकार आ गई, इसलिए अब तो कोई भ्रष्टाचार होगा नहीं, इसलिए अब ऊपर वाला कमरा तो बन नहीं सकता। अब पहले 50,000 रुपये दे दो तो बन जाता था। फिर साहब अल्टीमेटली वो कमरा 1.5 साल बाद बना और 1.5 लाख रुपए में बना। तो सबने कहा कि ऐसा है जी सृष्टि की सबसे ईमानदार सरकार है और पहले जो काम 50,000 में हो जाता था अब चूंकि ईमानदार गवर्नमेंट आ गई है और अब बहुत रिस्क है, इसलिए अब जो है 1.5 लाख रुपए लगेगा। और ये मैं एकदम सही कहानी बता रहा हूं आपको कि जो कमरा 50,000 में बन जाया करता था वो ईमानदार सरकार हो जाने के कारण और उस सरकार ने चूंकि भ्रष्टाचार दूर कर दिया था इसलिए 1.5 लाख रुपए में बना। मतलब भ्रष्टाचार का रेट 3 गुना हो गया। वैसे सृष्टि की सबसे ईमानदार सरकार है।
तो ऐसे ही सब कुछ जादुई छड़ी लेके अपने भगवंत मान साहब जो हैं वो पंजाब में शासन चला रहे हैं। उन्होंने भी एक हेल्पलाइन नंबर है, कोई भी आपसे रिश्वत मांगता है तो बस मुझे फोन कर दो और पंजाब से रिश्वत रातों रात खत्म हो जाएगी। ऐसे खत्म होती है क्या यार? अब ये बोलो कि पंजाब में अब हर चीज में रिश्वत का रेट 3 गुना हो जाएगा। असल में कारण पता है क्या है? जो रिश्वत ऐसे नहीं होती, ये रिश्वत को कुछ लोग, जो प्रैक्टिकल लोग हैं, वो सुविधा शुल्क बोलते हैं। और सुविधा मतलब रिश्वत देने वाला सरकारी कर्मचारी से एक सुविधा चाहता है, उस सुविधा की एवज में वो रिश्वत देता है, और देने वाला खुद चाहता है इसलिए देता है 99% केसेस में। और देने वाला पहले ऑफर करता है ज्यादातर केसेस में, अरे यार कुछ ले लो यार, ये काम कर दो। ट्रैफिक पुलिस वाला आपको ट्रैफिक वायलेशन से पकड़ लेता है, तो आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या था? वो कहता है जी लाओ जी 1000 रुपए का चलान होगा। आप कहते हो भाई यार 200 रुपए ले लो। वो आदमी अपना काम कर रहा, हालांकि मंशा उसकी भी यही होती है, वो सिर्फ 1000 रुपए बोल रहा होता है, असल में वो जानता है कि आप 200 रुपए में अपना पेटी छुड़ा लेंगे। पर वो पहला उसका स्टेप ये होता है कि मैं तो जी आपका चलान करूंगा, पर्ची कटेगी, सरकारी पर्ची। आप ऑफर करते हैं यार ले लो 200 रुपया। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का खेल है, जिसमें आप 800 रुपया बचाते हैं 200 रुपया देकर, चलान से आप बचते हैं। अब ये भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? तब जब आप एक व्यक्ति के हाथ से चालान करने का अधिकार ले लेंगे और टेक्नोलॉजी को दे देंगे। भैया आपने रेड लाइट जम की, आप ये वाली ट्रैफिक वायलेशन कर रहे थे, आप गाड़ी चलाते हुए फोन सुन रहे थे, कैमरा ने आपको पकड़ लिया है, कैमरा ने आपका चालान कर दिया, कैमरा को आप रिश्वत दे नहीं सकते। मोदी जी हमेशा एक बात करते हैं कि उन कारणों को दूर करिए जिनके कारण रिश्वत दी जाती है या जिनके कारण भ्रष्टाचार होता है, वो कारण दूर कर दीजिए, तब भ्रष्टाचार खत्म होगा। ये हेल्पलाइन जारी करने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होते। जहां पर रिश्वत देने वाला खुद रिश्वत देना चाहता है, तो आप उस भ्रष्टाचार को कैसे खत्म कर लेंगे? पुराने जमाने में रेलवे में टीटी से सीट लेने के लिए मुंहमांगी रकम लोग ऑफर किया करते थे। मुझे याद है मुंबई से आने वाली ट्रेनों में, मुंबई से बिहार आने वाली ट्रेनों में, तो लोग एक बर्थ के लिए, स्लीपर की बर्थ के लिए हजार रुपए देने को एकदम चिरौरी किया करते थे। वो भी आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 10 साल पहले 1000 रुपए की क्या वैल्यू थी? क्यों? क्योंकि कोई पैसेंजर अगर नॉट टर्न अप हो जाए, यात्रा में नहीं आए, और अगर कोच में एक आध सीट खाली होती थी, तो टीटी उस सीट को पैसे देने वाले यात्रियों को बेच दिया करते थे। रेलवे विजिलेंस के छापे मार के टीटियों को पकड़ती थी, पर वो धंधा पिछले 70 साल से लगातार चला आ रहा था। नई सरकार ने एक नियम लागू कर दिया कि अगर कोई पैसेंजर नहीं आया है तो आप अपने सिस्टम में तुरंत अपडेट करेंगे कि सीट नंबर 40 पे फलाना पैसेंजर ने यात्रा के लिए नहीं रिपोर्ट किया है, नॉट टर्न अप। तो अगले स्टेशन पे जब ट्रेन पहुंचेगी तो वहां पर एक सीट अवेलेबल दिखाने लगेगा और सिस्टम एक सीट जो है किसी यात्री को अलॉट कर देगा। रिजर्वेशन सिस्टम, कोई जाके वहां करंट से रिजर्वेशन करा लेगा। टीटी बाबू अब सीट नहीं बेच पाएंगे। आप लाख सिर पटक के मर जाइए, उसने बोला भैया सीट भेज दो, बोला यार मैं कहां से बेच दूं, सीट तो खाली है। पर अगले स्टेशन पे कोई ना कोई आदमी रिजर्वेशन करा के, रेलवे को पैसा दे के, वो अपने नाम सीट अलॉट करा के, रिजर्वेशन करा के आ जाएगा। टेक्नोलॉजी ने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। मोदी जी कहते हैं कि भैया वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भ्रष्टाचार था ना, घर का नक्शा पास करवाने में, कि आप इतने 1000 रुपए दो तो नक्शा पास करेगी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन।
उन्होंने कहा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से घर का नक्शा पास करने का अधिकार ही ले लिया। आप किसी भी रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाइए। अब एक आर्किटेक्ट और सभी आर्किटेक्ट्स को बोल दिया कि भैया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अपना रजिस्ट्रेशन करा लो कि तुम एक क्वालिफाइड आर्किटेक्ट हो। अब एक शहर में 100, 200, 500 क्वालिफाइड आर्किटेक्ट बैठ गए। आप किसी भी आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाइए, वो अपना सर्टिफिकेट लगा के देगा कि ये नक्शा मैंने बनाया है और ये नक्शा जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के उस शहर के जो नॉर्म्स हैं उस नॉर्म्स के आधार पे बना है, पूरा एक एक चीज को फॉलो किया गया है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 20-20 हजार, 30-30 हजार रुपए नक्शा पास करने की रिश्वत लेती थी। उन्होंने वो आधार ही खत्म कर दिया। तो उन नियमों को खत्म करो जिनके कारण, उस व्यवस्था को खत्म करो जिसके कारण भ्रष्टाचार होता है। ये हेल्पलाइन का नंबर दे देने से भ्रष्टाचार अगर खत्म होता तब तो दुनिया में हर समस्या का जो समाधान था ना वो हेल्पलाइन से हो जाता। खैर ये विषय ये तो भूमिका थी साहब, असली विषय पे आ जाते हैं। तो साहब भगवंत मान साहब ने बोल दिया कि अब स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकते, स्कूल बड़े महंगे हैं जी, बहुत पैसे लेते हैं। तो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था कि भैया स्कूल ऐसे पैसे नहीं लेते। पहली बात तो स्कूल लेता क्यों है पैसा? भैया बच्चे को मुफ्त शिक्षा उसका मौलिक अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, और सरकार का कर्तव्य है कि वो समाज के हर बच्चे को 10वीं तक, 12वीं तक या जहां तक भी अनिवार्य मुफ्त शिक्षा दे। पर वो सिस्टम तो तुमने खराब कर दिया, सरकार ने और समाज दोनों ने। मैं उसके लिए सरकार को भी उतना ही दोषी मानता हूं जितना समाज को मानता हूं। जब आप एक सरकारी सिस्टम को खराब करोगे, जब वो सड़ने लगेगा, जब उससे बदबू आने लगेगी, तो एक वैकल्पिक सिस्टम के लिए जगह बनती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 6 घंटा बिजली आएगी, सरकार का काम है समाज में बिजली देना सबको, अगर सिर्फ 6 घंटा बिजली आएगी तो फिर जनरेटर और इन्वर्टर बैटरी का कारोबार पनपेगा। अब आप जनरेटर और इन्वर्टर और बैटरी पर बैन लगा के इस समस्या का हल नहीं कर सकते। 24 घंटे बिजली दे दो और पूरी 220 वोल्ट की बिजली दे दो, इन्वर्टर, बैटरी और जनरेटर का कारोबार अपने आप खत्म हो जाएगा। बैन लगाना समस्या का हल नहीं है। तो आपने जब सरकारी व्यवस्था, जब सरकारी अस्पताल में पैर रखने की जगह नहीं होगी तो प्राइवेट अपने आप पनपेंगे और प्राइवेट फिर लूटे जाएंगे। अच्छा, कुछ लोगों के लिए प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना स्टेटस सिंबल है, उनको प्राइवेट में ही जाना है, उनको 7 स्टार सुविधा ही चाहिए, उनका अस्पताल 7 स्टार होटल की तरह होना चाहिए। तो भाई ठीक है, फिर पैसे दो। तो सरकारी सिस्टम जब खराब हुआ तब प्राइवेट स्कूल पनपे। पहले तो इस बात को समझ लीजिए। तो प्राइवेट स्कूल पनपने के लिए आपने मौका दिया, समाज ने मौका दिया। तो प्राइवेट स्कूल कौन खोलेगा साहब? वह जिसके पास 5-10 करोड़ रुपया, 20 करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपए की पूंजी होगी। जी हाँ, दिल्ली जैसे शहर में अगर एक प्राइवेट स्कूल खोलना है तो हो सकता है 50-100 करोड़ रुपए की पूंजी लग जाए। तो एक आदमी, और छोटे शहर में भी अगर स्कूल खोलना है तो 5-7 करोड़, 10 करोड़ रुपया लगता है। तो अच्छा 10 करोड़ रुपया कौन लगाएगा साहब? लोग कहते हैं साहब आप एक ट्रस्ट बना लो, एक समाज सेवी संस्था बना लो। ये सब किसको बेवकूफ बना रहे हो? कोई समाज सेवी संस्था नहीं लगाती 10 करोड़ रुपया। किसी समाज सेवी संस्था के पास ना तो इतने पैसे हैं, ना उनको इतना शौक है कि तुम्हारे बच्चे के लिए वो 10 करोड़ रुपया खर्च करके उसकी पढ़ाई का इंतजाम करें। यह एक विशुद्ध बिजनेस है जिसमें एक व्यक्ति एक संस्था बनाकर, जो कि उसका नॉर्म है, अगर ये नॉर्म खत्म कर दो कोई संस्था नहीं बनेगी। इट इज सिंपली ए बिजनेस।
तो एक बिजनेस खड़ा कर देता है, 10 करोड़ रुपए लगा देता है। अब दुनिया का कोई भी बिजनेसमैन अगर 10 करोड़ रुपया लगाएगा तो उसको मिनिमम 2% का रिटर्न चाहिए अपने पूंजी पर, साल का 24%। तो भैया एक आदमी ने 10 करोड़ रुपया लगाया है, उसको अपनी पूंजी का रिटर्न चाहिए। वो तो शुद्ध प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं। आपने नियम बना दिया ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी। भैया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी तो सही बात यह है, सच बात यह है कि कोई प्राइवेट स्कूल पनपेगा ही नहीं, खड़ा ही नहीं होगा। जिस बिजनेस में से कमाई नहीं होती वहां कोई ऐसा कोई बिजनेस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकता। अब दूसरी चीज सुनिए, अब आपने एक प्राइवेट संस्था के लिए जगह क्रिएट कर दी। जो क्लाइंट है, जो पेरेंट है, उसको 7 स्टार स्कूल चाहिए। वो मैं पिछली वीडियो पे सारी चर्चा कर चुका हूं, वो वीडियो खोज के देख लीजिएगा, लिंक मैं कोशिश करूंगा डाल दूंगा। जैसे मैं हर वीडियो में ये वादा करता हूं मैं लिंक डाल दूंगा, मैं डालता वालता हूं नहीं, भूल जाता हूं मैं। तो तब पेरेंट को चमचमाती हुई टाइल्स ग्रेनाइट मार्बल चाहिए स्कूल में, उसको एक एयर कंडीशनड क्लासरूम चाहिए, उसको बेहद खूबसूरत फर्राटे से अंग्रेजी बोलने वाली पतली छरहरी तीखे नैन नक्श वाली बेहद खूबसूरत टीचर चाहिए अपने बच्चे के लिए। हाँ जी, दिस इज शोबिज। ये स्कूल का धंधा नहीं है, ये पढ़ाने का धंधा नहीं है, दिस इज शोबिज। यहां पे टीचर्स को अपॉइंट करने का एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया उनकी सुंदरता भी है। आपको हो सकता है मेरी बातें सुन के बहुत अच्छा नहीं लगेगा, पर मैं बहुत कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैंने अपने स्कूल में एक बहुत विदुषी महिला बहुत दूर से, करीब 3000 किलोमीटर दूर से मेरे इस विद्यालय में पढ़ाने आई थी। बेहद मतलब क्या नॉलेज था उस महिला का, पर वो देखने में सब खूबसूरत नहीं थी, बहुत पतली दुबली सी, और बेचारी सुंदर नहीं थी, कैटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण जैसी नहीं थी। और हमारे स्कूल ने, मतलब हमारे पेरेंट्स ने, हमारे बच्चों ने, मतलब उनको मजबूर कर दिया, वो छोड़ के चली गई। सब लोग एक नु तुसी पॉइंट कर लिया। मैं कहा जी उसकी सुंदरता से आपको मतलब है या उसके नॉलेज, उसके ज्ञान, उसके अनुभव, उसकी टीचिंग स्किल से आपको मतलब है? तो स्कूल में बेहद खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट और बेहद खूबसूरत महिलाएं अपॉइंट की जाती हैं। मैं बताऊं कि एक बार कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल की कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एक संस्था है जो कि विभिन्न स्कूलों को, हमारे यहाँ डुअल एफिलिएशन चलता है आजकल, हम लोग डुअल सिलेबस चलाते हैं। कुछ लोग एनसीईआरटी सीबीएसई का सिलेबस फॉलो करते हैं, कुछ लोग ऑक्सफोर्ड वो कैम्ब्रिज का जो है एक करिकुलम है वो फॉलो करते हैं। तो उनकी एक कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली में, मैं वहाँ गया था। तो एक तो उस पूरी कॉन्फ्रेंस में हम 3 मेल्स थे और लगभग 100 से ज़्यादा फीमेल्स थी। वी आर ओनली 3 मेल्स एंड मोर देन 100 फीमेल्स। पहला ऑब्जर्वेशन मेरा। दूसरा, सभी महिलाएं गोरी चिट्टी, खूबसूरत, बहुत वेल ड्रेस्ड, तीखे नैन नक्श वाली थी। तो मैंने कहा यार इसका मतलब आज की इस कॉन्फ्रेंस से तो एक ही बात समझ में आई कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में बहुत अच्छी टीचर्स हैं, क्योंकि पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री पर उनका कब्जा है। 100 महिलाएं 3 पुरुष, आप क्या कहेंगे? तो आपको क्या लगता है कि इस समाज में पुरुष जो है पढ़ने लायक नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है? दे आर नॉट गुड टीचर्स, बट नो, दे आर नॉट अपॉइंटेड इन प्राइवेट स्कूल्स। क्यों? कारण आप खुद सोच लीजिए। और उसमें एक भी महिला
देखने में कुरूप नहीं थी, एक भी नहीं थी, सभी बेहद खूबसूरत। क्या फर्राटे थे अंग्रेजी बोलने वाली, हिंदी की एक लाइन कायदे से नहीं बोल सकती, शुद्ध बोल सकती, परंतु अंग्रेजी में क्या मजाल जो एक भी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाए, किसी प्रकार के प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत हो जाए, प्रोनाउंसिएशन भी एकदम ब्रिटिश और अमेरिकन, वो भोजपुरिया प्रोनाउंसिएशन नहीं, व्हाट आर यू डूइंग नहीं, शेड्यूल हम लोग शेड्यूल बोलते थे, स्केड्यूल बोलने वाली, मलेशिया नहीं, अब तो जो मलेशिया बोलता है उसको गंवार बोलता है, एकदम गंवार है साला, मलेशिया बोलता है, इट इज मलेशिया, ऐसे इस टाइप की। तो ये आपको लगता है, ये आपको नहीं लगता कि ये एजुकेशन का नहीं शोबिज का धंधा है, इट इज शो बिजनेस। तो उस शो बिजनेस को जादू की छड़ी लेके भगवंत मान सुधारने चले हैं, अब कोई प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ाएगा। अरे भैया, पेरेंट को सिर्फ एसी क्लासरूम नहीं चाहिए, एसी बस चाहिए, ऊपर से सीबीएसई और आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट कहता है कि बस में एक ड्राइवर होना चाहिए, एक कंडक्टर होना चाहिए और एक मेड भी होनी चाहिए, बस में सीसीटीवी कैमरे लगाए होने चाहिए, लो फ्लोर बस होनी चाहिए, हर बस में सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, इतनी सुविधा चाहिए पेरेंट्स को, और घर के दरवाजे से उठानी चाहिए, 100 मीटर दूर नहीं आएगा मेरा बच्चा मेन रोड पे, पैसा नहीं दूंगा, भगवंत साहब पैसा नहीं, भगवंत मान पैसा नहीं लेने देगा, सुविधा मुझे पूरी चाहिए। प्राइवेट स्कूल के का वॉशरूम जो है वो एक 5 स्टार होटल की तरह एकदम चमचम चमकना चाहिए, हर 10 मिनट बाद उसमें फिनाइल छिड़की जानी चाहिए, और 127 किस्म की फाइल्स मेंटेन करो, हर साल आपका पानी शुद्ध है कि नहीं, आपने आरओ का पानी पिलाया कि नहीं पिलाया बच्चों को, उस पानी का वहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट से उसका सर्वे कराओ, उसको टेस्ट कराओ, उसका पास कराओ, वो पानी एकदम शुद्ध होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आपने अपनी फाइल में लगाया कि नहीं लगाया, फायर एक्सटिंग्विशर आपके यहाँ प्रॉपर है कि नहीं है, रैंप है कि नहीं है, मतलब 127 किस्म की लाल फीताशाही स्कूल में घुसेड़ दी। ये कोई नहीं चेक करता कि भैया पढ़ाई भी होती है तुम्हारे स्कूल में, और ये सब सरकारी नॉर्म्स हैं। सीबीएसई और एजुकेशन डिपार्टमेंट 127 किस्म की फाइल्स और इंस्पेक्शंस मेंटेन करता है। सीबीएसई कहता है कि आपने अगर कोई भी एक्टिविटी कराई है तो उसका वीडियोग्राफ करके, वीडियो बना के हमको अपलोड करो, हमें तुम्हारे पे भरोसा नहीं है कि तुमने वाकई कुछ पढ़ाया, जो भी पढ़ाते हो, जो भी एक्टिविटी कराते हो, उसकी वीडियो बनाओ, हमें प्रस्तुत करो, वी डोंट बिलीव यू, वी डोंट ट्रस्ट यू। ये तो ट्रस्ट लेवल है साहब सीबीएसई का अपने स्कूलों के प्रति। पुराने जमाने में जो प्रिंसिपल हुआ करता था ना, वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स देखता था स्कूल की, और साथ में मिनिमम 1 या 2 पीरियड प्रिंसिपल लोग पढ़ाया भी करते थे। आजकल आप देख लीजिए, प्रिंसिपल को क्लास में राउंड लेने की फुर्सत नहीं होती, क्योंकि सीबीएसई की लाल फीताशाही का इतना काम होता है कि प्रिंसिपल के साथ 4 लोग 24 घंटे सिर्फ सीबीएसई के का कागजी कार्रवाई, उसका फाइल वर्क, उसका पेट भरने में लगे रहते हैं। अरे आज वो भी रिपोर्ट भेजनी है, अरे आज वो भी रिपोर्ट भेजनी है, आज ये भी करना है। प्रिंसिपल के पास एकेडमिक्स के लिए फुर्सत ही नहीं है। उसके बाद प्रिंसिपल को सारे स्कूल का बिजनेस देखना है, कितने बच्चे आए, कितनी फीस इकट्ठी हुई, मालिक को कितना पैसा कमा के दिया, कितना प्रॉफिट आया स्कूल से, फिर उस प्रॉफिट को नियम अनुसार आप निकाल नहीं सकते, तो उस प्रॉफिट को किस प्रकार हेरा फेरी करके मालिक को हर साल 1-2 करोड़ 4 करोड़ रुपया निकाल के देना है, यह भी व्यवस्था तो प्रिंसिपल करता है स्कूल में। ये तो व्यवस्था चल रही है। भगवंत मान कहता है कि मेरे पास तो साहब जादू की छड़ी है, एक बार घुमा दूंगा सारी व्यवस्था शुद्ध हो जाएगी। तो उन्होंने साहब नियम बना दिया, कोई फीस नहीं बढ़ाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दे रखी है कि आप अपनी व्यवस्था, अपनी सुविधाओं, अपने स्टैंडर्ड, जो सुविधाएं पेरेंट्स आपसे मांगते हैं उसके हिसाब से आपको अधिकार है कि आप अपनी फीस तय कर सकें। पेरेंट चाहता है कि मैं फीस दूं, मुझे ये सुविधा मिले, उसको स्मार्ट क्लास भी चाहिए, हर क्लास में उसके कंप्यूटर और वो प्रोजेक्टर भी लगा होना चाहिए,
और वो तमाम सब उसको महंगी महंगी किताबें ही चाहिए। मैं एक पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि हमने जब सारे स्कूल में एनसीईआरटी लगा दी तो कितनी बड़ी बगावत हुई थी स्कूल में, और पूरे शहर में हमारे स्कूल की क्या बदनामी की गई कि ये तो बहुत ही घटिया स्कूल है, ये सिर्फ एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाता है। अब भगवंत साहब मान साहब या अब समाज कह रहे हैं नहीं प्राइवेट मत लगाओ, एनसीईआरटी लगाओ। तो इन्होंने सब एक नियम बना दिया कि स्कूल जो है अपने कैंपस में से बुक्स और यूनिफॉर्म नहीं बेचेगा। हुआ क्या था, एक गाय थी, वो बड़ी असंतुष्ट रहती थी कि ग्वाला मेरा शोषण करता है। क्या भैया, क्या शोषण करता है? ठीक से खाने को देता है? बोला हाँ ठीक से खाने को तो देता है, बाकी सब सही है, पर दूध सारा निकाल लेता है, दूध निकालता है रोज मेरा, ये शोषण हो रहा है। सरकार के पास बात है कि यार गाय को तो बड़ी दिक्कत है, इसका तो ग्वाला शोषण कर रहा है। तो उन्होंने बोला ठीक है, गाय को ग्वाले के बाड़े से हटा के कसाई बाड़े भेज दो। सरकार ने गाय को ग्वाले के पास से हटा के कसाई बाड़े भेज दिया। भगवंत मान ने पेरेंट्स को स्कूल से हटा के मार्केट के हवाले कर दिया। अब देखिए होता क्या है, स्कूल को यह अधिकार है कि वो अपनी बुक्स, अपना करिकुलम क्लास 8 तक अपने हिसाब से लगा सकता है। तो वो सब प्राइवेट स्कूलों, प्राइवेट प्रकाशनों की किताब लगाते हैं। प्राइवेट प्रकाशन में स्कूलों के जो बुक्स होती हैं उनके प्रिंट पर 40 से 60-70% तक का कमीशन होता है, जो कि स्कूल को दिया जाता है। जी हाँ, अगर आपके बच्चे की किताब 100 रुपए की तो आजकल खैर कोई किताब है ही नहीं, अगर आपके बच्चे की किताब 400 रुपए की है तो हो सकता है कि उसमें से 280 रुपया या 300 रुपया स्कूल को जाता होगा। आपसे 400 लेके बुक सेलर सिर्फ 100 रुपया रखता है, 300 रुपया स्कूल को देता है। जी हाँ, ये धंधा है। अब स्कूल के अंदर से जब किताब मिलती है तो एक तो स्कूल जो है वो 10-20% जो है एमआरपी पे छूट दे देता है, थोड़ा शर्म करके। उसके बाद क्या करता है, पर स्कूल जो है पूरा एक फुल बंडल बना देता है कि आप आइए, पैसे जमा कीजिए, पूरा का पूरा पैकेट। अगर स्कूल में 19 किताबें लगी तो 19 की 19 उस पैकेट में डाल के एक लिफाफे में आप चले जाइए। आप आए, आपने एडमिशन कराया या फीस जमा कराई, वहीं स्कूल से किताबें ली चली गई। अब भगवंत मान साहब ने ये व्यवस्था स्कूल से निकाली, हालांकि ये आज उन्होंने नहीं निकाली है, ये 5 साल पहले से लागू है। तो साहब इस व्यवस्था को बोले नहीं बाजार चलो। अब स्कूल ने पल्ला झाड़ लिया, चाहे जहां से लो। तो होता क्या है कि कोई एक दुकान वाला जो है, कोई एक बुक सेलर स्कूल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। उसने कहा ठीक है, हमारी भी सिरदर्दी दूर हुई, इतने बच्चे हैं स्कूल में, तुम्हारे यहां से किताब बिकेगी, 70% कमीशन पहुंचा देता है स्कूल में। गाय तो यहां भी कटती थी, वहां भी कटी, उसकी गर्दन तो बेचारी की यहां भी उतरनी थी, वहां भी उतरी। अगर भगवंत मान साहब आप वाकई पब्लिक का भला चाहते हो ना, तो एक कमेटी बनाओ कि कौन से प्राइवेट प्रकाशन में कितना मार्जिन है, और नियम बनाओ। क्या पहली बात तो ये एमआरपी जो 400 रुपये रखी है ना, इसको 70 रुपया करो या 100 रुपया करो। अगर तुम्हारी कॉस्ट ज्यादा है, तुमने अच्छा कागज और प्रिंटिंग यूज किया है, तो ये 100 रुपए की किताब 400 में नहीं बिकेगी। या अगर 400 प्रिंट है उस पर, तो समाज में ये बोलिए कि नहीं, बुक सेलर आपको 70% डिस्काउंट देगा, तब तो हम माने कि आप समाज का वाकई भला करना चाहते हैं। किताब चाहे स्कूल से बिके चाहे बुक शॉप से बिके, स्कूल ने 70% 60% जो भी उसका कमीशन फिक्स है उस बुक सेलर के साथ, वो ले लिया। अब बुक सेलर की कोई रियायत नहीं है आपके साथ, आपके बच्चे के साथ। वो आपका मनमाना शोषण करेगा। हमारे यहाँ, हमारे शहर में क्या होता है, एक पेरेंट आया, बोले साहब देखो ये किताबों के साथ इतने जबरदस्ती है, इतनी सारी कापियां भी दी हैं, ये पेंसिल का भी बॉक्स दिया है, ये रबर भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है। वो कहता नहीं ये लेना पड़ेगा, और बैग भी दिया है, जबरदस्ती बैग बेच रहा है। और कहता है कि अगर नहीं ये लोगे तो मैं नहीं दूंगा किताबें, जाओ जलंधर से लेके आओ। अब हमें तो ये नहीं मालूम कि आपका ये प्रकाशन की किताब जलंधर में मिलती क्या है।
मैंने कहा जी हमें नहीं मालूम, भगवंत मान से पूछो। अगर बुक सेलर बाजार में आपका शोषण कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं साहब? भगवंत मान साहब ने कहा है बाजार से लो, हमारे पास क्यों आए हो? जाओ बाजार में जाओ। बुक सेलर के पास 19 किताबें स्कूल ने लगा रखी हैं, बुक सेलर के पास 19 हैं स्टॉक में, पर वो 13 ही देता है। कहता जी निकाल लाना, अभी नहीं आ रही, ये वाली किताब नहीं मिल रही। 1 महीना वो पेरेंट्स को दौड़ाता है, किताबों पे जबरदस्ती एक बाइंड कर देता है उनको एक प्लास्टिक की पन्नी चढ़ा देता है, उसके 15 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करता है, एमआरपी के ऊपर और 15 रुपए लेता है। एनसीईआरटी की बुक तो बिना बाइंडिंग के बेचता ही नहीं, वो कहता मुझे कुछ बचता ही नहीं। फिर वो क्या करता है, नहीं नहीं जी ये वाली किताब नहीं मिल रही, जाओ कहाँ? सर वो किताब ही नहीं मिल रही। अब हम पढ़ा रहे हैं, बेटा तुम्हारे पास किताब नहीं है? सर मार्केट में मिल ही नहीं रही, बुक सेलर ला ही नहीं रहा। फिर क्या है? सर वो कहता है जलंधर से लेके आओ। सर जलंधर में अवेलेबल नहीं है, दिल्ली से मंगा लो। जब स्कूल बुक्स बेचता है ना तो स्कूल ये सारी व्यवस्था करता है। स्कूल मेक्स इट श्योर कि उसके पास पूरी किताबों का स्टॉक अवेलेबल रहे। प्रकाशक जो है वो, जो प्रकाशन है वो ये व्यवस्था करता है कि पूरा का पूरा जो हमने सिलेबस में किताबें लगाई हैं वो पूरी की पूरी स्कूल में अवेलेबल रहे। और बाजार की तुलना में ये व्यवस्था बहुत बेहतर है। पेरेंट को चक्कर नहीं लगाने पड़ते, उसको मालूम है कि एक ही जगह पे हर चीज मिल जाएगी। बाजार में तो अब आप बाजार के हवाले हो गए ना, बाजार अलग तरीके से आपका शोषण करेगा। और अगर आपको ये गलतफहमी है कि ओपनली बुक्स मिलती है, सिर्फ एनसीईआरटी की बुक्स ओपनली मिलती है, हर स्कूल की भी, वहां पर भी हर स्कूल की एक दुकान फिक्स है जो कि मनमाने तरीके से आपको बुक्स बेचती है। आप किसी बुक सेलर से 5 रुपया डिस्काउंट लेके दिखा दो, वो सीधे बोलेगा मेरे पास नहीं है, जाओ जहां से मिलती है ले लो। वो किताब आपको पूरे शहर में कहीं मिलेगी नहीं। अब जलंधर जाओ, जलंधर जाने का खर्चा था 500 रुपये है हमारे शहर से। आप कहोगे ले भैया तू ही ले ले, 100 रुपये एक्स्ट्रा यार दे दे किताबें। यही हाल यूनिफॉर्म का है। यूनिफॉर्म में भी फिर जो यूनिफॉर्म सेलर है वो मनमाने तरीके से पेरेंट्स को लूटता है। तो भगवंत मान साहब और ये तमाम लोग जो व्यवस्था को गाली देते हैं ना, और जो समझते हैं कि देश का चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो अनिल कपूर जैसा या रजनीकांत जैसा होना चाहिए, जो एक जादू की छड़ी घुमाते ही देश की सभी समस्याएं हल कर दें। साहब ये यूटोपियन वर्ल्ड में जीना बंद करिए, टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए। और आप एक काम करो ना, ऑनलाइन बुक्स खरीदने की व्यवस्था बना दो कि कोई भी विद्यालय अपनी बुक्स किसी बुक शॉप, किसी भी बुक शॉप से नहीं बेचेगा, ऑनलाइन ही मंगानी है। ये नियम बना दो भगवंत मान साहब, मैं आपको चैलेंज करता हूं, ये नियम बना दो कि कोई भी स्कूल अपनी कोई किताब किसी दुकान से नहीं बेचेगा, ऑनलाइन। ऑनलाइन में इतना कंपटीशन हो जाएगा कि 400 रुपए वाली किताब लोग 70 रुपए में देने लग जाएंगे, क्योंकि वो तब बाजार वाकई खुल जाएगा। 1000 सेलर पैदा हो जाएंगे जो कि 2 दिन के अंदर आपके घर पे बुक डिलीवर कर देंगे। तो भगवान साहब ये थूक से मुष्टि मत जुलाओ। मैंने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया, मैंने एक फरमान जारी कर दिया, देश में सारी व्यवस्था सुधर जाएगी, सारा भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा। ये भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले तौर तरीके हैं जो आप बढ़ा रहे हैं। लोग रिश्वत लेना बंद नहीं करेंगे, रिश्वत लेने के तरीके बदल जाएंगे, रिश्वत लेने में रिस्क बढ़ जाएगा, और वो रिस्क भी फिर आपको ही कवर करना है। पहले जो काम 100 रुपए की रिश्वत में होता था वो 150 में होगा, 200 में होगा, 500 में होगा। क्यों? क्योंकि रिश्वत लेने का रिस्क बढ़ा दिया आपने। रिश्वत लेने का कारण खत्म नहीं किया आपने, रिश्वत लेने को और रिस्क बना दिया। तो जिस चीज में ज्यादा रिस्क है उसको ज्यादा पैसे दो, पब्लिक लौटा रे, वाह वाह बड़ी ईमानदार सरकार आ गई। सृष्टि की सबसे ईमानदार सरकार दिल्ली में थी, अब पंजाब में आ गई। खैर तब तो ईमानदार सरकार के मजे लीजिए, और हम ऐसे ही चर्चाएं करते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।